you started your own practice. I started my own practice in 1993. कि आप रिन्यूएबल एनर्जी में कितना फोकस्ड हैं, ये आपकी इकोनॉमी को किस तरह से दिशा देगी, इस बारे में? Energy sector contributes approximately 70% of the total CFG. जिस दिन सूरज नहीं निकलेगा उस दिन लाइट नहीं आएगी? नहीं, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये लाइट को कन्वर्ट करती है इन इलेक्ट्रिसिटी. इट इज़ नॉट लिंक्ड विद द हीट. देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. कभी आप मेरी ऑफिस आइए, मैं आपको सारा दिखा दूंगी कि कितने सारे. मैं आपसे टच में रहूंगा जी. आजकल रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस बहुत ज़्यादा है और रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी को टैप करने का प्रयास, और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जो विजन है उसमें सोलर एनर्जी का देश की ऊर्जा रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है. इस परिप्रेक्ष्य में आज जिनसे मुलाकात करने जा रहे हैं, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पॉडकास्ट विद विजय विक्रम सिंह में हम बात करेंगे CA रितु जैन जी से, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं SRV सोलर. बहुत कुछ है आपसे बात करने के लिए सोलर एनर्जी के बारे में, एक महिला उद्यमी और उनको फेस करने वाले चैलेंजेस के बारे में. पर सबसे पहले आपकी जर्नी, जैसे हमने बात करी थी कि जर्नी एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है. जब इंसान सुनता है कि कैसे परेशानियों को और बाधाओं को पार करके कोई इंसान आगे आया है, तो उसको भी हौसला मिलता है. बिल्कुल. तो हम चाहेंगे ये जो जर्नी है, BSc गोल्ड मेडलिस्ट से चार्टर्ड अकाउंटेंसी में 43वीं रैंक लेकर आने से लेकर, कंसल्टिंग से लेकर फाइनली एंटरप्रेन्योरशिप तक, ये सफ़र बताइए, इस सफ़र के बारे में. बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही मेरी. ऐसा कह सकते हैं कि ज़िंदगी जिस मोड़ पे मुझे लेती गई, मैं उस मोड़ पे उसके साथ चलती गई. मतलब हम तो चले थे जानिबे मंजिल पे, अकेले लोग जुड़ते गए और कारवां बन बनता गया. है. क्या बात है. तो ऐसा ही रहा कि आई वॉज बॉर्न इन अ वेरी टिपिकल मारवाड़ी फैमिली इन छत्तीसगढ़. आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन रायपुर. ओह अच्छा, तब मध्य प्रदेश का हिस्सा हाँ, हुआ तब ये मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था. बहुत छोटा सा कस्बे जैसा रायपुर हुआ करता था. बहुत कम पॉपुलेशन थी और पूरा रायपुर मतलब एक छोटा सा रेडियस, 1 किलोमीटर के रेडियस में बसा हुआ था. तब मैं यहाँ से पढ़ी. पढ़ने में अच्छी थी हमेशा से. अपने पापा की पहली संतान हूँ, सबसे बड़ी हूँ अपने घर में. मेरे पापा अपने घर में सबसे बड़े हैं और मैं भी सबसे बड़ी हूँ. और उस समय का कल्चर अगर आपको याद हो, 90s की बात है ये, जबकि स्पेशली इन जैन फैमिलीज़ बच्चियों को नहीं पढ़ाया जाता था. नहीं पढ़ाया जाता था. हमारे यहाँ कोई कल्चर ही नहीं था कि बच्चों को पढ़ाएं या मतलब बड़ा हायर करें. एजुकेशन या हायर बेसिक एजुकेशन, एजुकेशन भी हायर नहीं? हायर एजुकेशन, एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन अप टू मैट्रिक तो सभी सब का करते थे. था. जी जी जी. लेकिन हायर एजुकेशन का कोई हमारे यहाँ फोकस नहीं. कॉन्सेप्ट भी नहीं था ओह. और ना किसी ने सोचा भी था कि हम पढ़ पाएंगे. बट क्योंकि मैं एक अच्छी स्टूडेंट रही, हमेशा से टॉपर रही अपनी पढ़ाई में, तो पापा ने फिर मुझे जब पढ़ने का मौका दिया, तो मैं इसमें तो पूरा थैंक यू अपने पापा मम्मी को ही बोलूँगी कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं स्टडी कर सकूँ. लेकिन उनका एक कंफर्म था कि यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द रायपुर, आपको पढ़ना यहीं पढ़ना है. तो मेरी पूरी स्कूलिंग गर्ल्स कॉलेज में, गर्ल्स स्कूल में हुई. तो उस समय कोएड का भी कंसेप्ट किसी को पसंद नहीं आता था घर पे. एंड व्हेन आई डिड माय BSc, तो जब मेरा आया गोल्ड मेडलिस्ट थी, तो मुझे बिट्स पिलानी से स्पॉन्सरशिप मिली फॉर PhD, सॉरी फॉर MSc. तो दे ऑफर्ड मी कंप्लीट एक्सपेंसेस एंड पूरा रहने वहने का सारा कुछ उन्होंने मुझे ऑफ़र भेजा. तो फिर अगेन पापा को लगा कि ये फिर ज़िद करेगी कि बाहर जाके पढ़ना है. तो उन्होंने अपने किसी सर्कल में उनकी बात हो रही थी, तो उनको किसी ने सजेस्ट किया कि CA करवा लो, घर में बैठ के कर लेगी, आपको कहीं इसको भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड वो मेरे पास आए और मुझे कहा कि बेटा CA करना है. मैंने कहा ठीक है पापा. मुझे कॉमर्स का C नहीं आता था,
मुझे अकाउंट्स का ए नहीं मालूम था और मैंने कहा ठीक है सीए कर लेते हैं। बस मेहनत करनी आती थी। बस मेहनत करनी आती थी और वो मेहनत करते करते ऐसा रंग लाई। मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉज डेस्टाइंड टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा इंटर क्लियर हुआ, राइट। फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनल क्लियर हुआ। अब ये इससे पहले कि आगे बढ़ें, लोगों को बता दें कि कितनी बड़ी चीज़ होती है फर्स्ट नहीं अटेम्प्ट नहीं, में दोनों क्लियर करना। परसेंटेज वाइज अगर बात करें तो कितने लोग होंगे जो फर्स्ट एट अटेम्प्ट दैट टाइम परसेंटेज पासिंग 1% ऑफ द में? एंटायर, जितने एप्लीकेंट्स होते थे उनका तो 1%। सोचिए एप्लीकेंट्स का 1%, कितनी स्पेशल है इनकी सक्सेस कि 1% होते थे, और 1% में वो सक्सीड होते होंगे जो प्रिविलेज हैं, जिनको कोई ऐसी हाँ, परेशानी नहीं है। बिकॉज आई हैव नो एक्सेस टू एनीथिंग। या आप तो इसलिए आई इस चार्टर्ड अकाउंटेंसी में क्योंकि ताकि घर से बाहर ना जाना घर पड़े। से बाहर नहीं जा, मेरे पापा का था कि घर से नहीं बाहर भेजना है। तो ये कितनी बड़ी सीख है कि जो भी करें इतनी शिद्दत से करें कि भले गोल्ड मेडल ना आए लेकिन वो उसकी नॉलेज तो अच्छी तरह से हो जाए। ये मुझे बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ लगी जी, कि आपने जिस चीज़ को भी पकड़ा, जिस चीज़ को भी किया, वो पूरे पूरे मन से पूरे किया, मन से। पूरी मेहनत से किया। फिर जैसे ही मेरा सीए पूरा हुआ तुरंत शादी तय हो गई। सीए जब मैं कर रही, जब मेरा फाइनल हुआ तो मुझे ऐसा सभी ने कहा कि तुम यूपीएससी ट्राई करो, जी जी। बिकॉज यू हैव डन वेरी गुड, तो आप लोग करिए। बिल्कुल। तो मैंने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स दिए, वो मैं क्लियर कर गई। अच्छा। और मेरे मेंस के एग्ज़ाम्स थे इन दिसंबर, लेकिन मेरी शादी तय हो गई तो दिसंबर में आई गॉट मैरिड चलिए और वो ठीक है, छूट गया। ब्यूरोक्रेसी का जो हाँ, लॉस हुआ वो नहीं इधर वो भरपाई हो गई। नहीं हाँ। कोई नहीं, अच्छा मुझे ऐसे ब्यूरोक्रेट कभी नहीं उनको नहीं मिले। मिला, लेकिन हाँ, हमें एक अच्छा जी। एंटरप्रेन्योर, अच्छा सीए मिल गया। और शादी मेरी लाइफ का दूसरा टर्निंग पॉइंट रहा अच्छा। कि शादी होने के बाद, क्योंकि उस समय कोई भी फीमेल बाहर जाके काम करे ऐसा कल्चर ही नहीं था। जिस घर में शादी हुई थी वहाँ तो साड़ी पल्ला लेके रहना वैसा वाला घर था हमारा। लेकिन मेरे फादर इन लॉ बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही लर्नेड व्यक्ति हैं मेरी लाइफ में। आई थिंक सबसे बड़ा उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज हम ये सब कर पा रहे हैं। तो शादी के बाद उन्होंने मुझे कहा कि बेटा जाओ आप अपना ऑफिस खोलो, और मैंने किसी और की कुछ नहीं सुनी और अरे वाह। आकर ऑफिस खोल लिया। तो यू स्टार्टेड योर ओन प्रैक्टिस। हाँ, आई स्टार्टेड माई ओन प्रैक्टिस इन 1993। फिर कंसल्टिंग। 12 साल आई वॉज वर्किंग एज अ फ्रीलांसर कंसल्टेंट इन फाइनेंस फील्ड। अच्छा। और और मुझे हमेशा, फिर फिर मैं मेरा, फिर वही कहते हैं ना कि एक आपके डेस्टिनी में कुछ ऐसा होता है कि आप फिर वापस किसी से मिलते हो। तो एक चैलेंजिंग फेज़ मेरी लाइफ में आया जब मैं सीए यहाँ की ब्रांच थी जिसमें मैनेजिंग कमेटी में चुनी गई। मैनेजिंग कमेटी में मैं जब चुनी गई और अच्छा काम करने लगी, तो जब आप अच्छा काम करने लगते हो, जब तक आपको कोई नहीं जानता तब तक सब सही रहता है। लेकिन जब लोग आपको जानने लगते हैं और उनको आप लगता है कि ये चैलेंजर बन सकती है, तो फिर पॉलिटिक्स होती है। एंड देन वो पॉलिटिक्स ने मुझे ये कहा कि नहीं, ये काम मुझे ऐसे नहीं करना है। एंड देन आई स्टार्टेड कि मुझे कुछ अच्छा काम करना है। और इवेंचुअली आई मेट पीपल हु आर इनटू रिन्यूएबल एनर्जी। तो कनाडा में मैं गई, वहाँ मिली, बात की, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप इस फील्ड में कुछ काम करिए। उनको भी अच्छे लोगों की ज़रूरत थी और मुझे अच्छे काम की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि प्लीज़ आप कुछ इसमें करिए। एंड दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड इन रिन्यूएबल एनर्जी। बिकॉज आई स्टडीड साइंस फॉर 14 ईयर्स, स्टडीड अकाउंटेंसी फॉर 3 ईयर्स, तो मुझे ज़्यादा मज़ा ऑफकोर्स आना था साइंस में ही। और वैसे ही मैंने शुरू किया, तो कंसल्टिंग मेरी स्टार्ट हुई एंड बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड एक अच्छा नाम बना उसमें भी। तो अब आते हैं मेन सवाल पर, सोलर एनर्जी बहुत बात होती है इसकी, क्या मायने हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट टू स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जी, और आने वाले वक्त में ये इकोनॉमी को किस तरह से दिशा देगी कि जी, आप रिन्यूएबल एनर्जी में कितना फोकस्ड हैं, ये आपकी इकोनॉमी को किस तरह से दिशा देगी, इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये जानना। आप सब जान रहे हैं कि हम सब अभी अभी क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस से जूझ रहे हैं। शुरुआत हो गई है। शुरुआत हो चुकी है।
उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन भले ही कम हो, पर डेवलप्ड कंट्रीज़ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो क्लाइमेट चेंज आज हम फेस कर रहे हैं। ये बात उसी से उठी कि हम अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को, क्योंकि एनर्जी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द टोटल सीएचजी कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारा कार्बन एमिशन होता है उसका फुटप्रिंट है करीब कार्बन में। 70% हम कंट्रीब्यूट करते हैं थ्रू एनर्जी, जिसमें ऑटोमेटिव भी है आपका, जी। आपकी एनर्जी यूजेस हैं, घर के इलेक्ट्रिसिटी यूजेस हैं, वॉटेवर। और इन सब में ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल फॉसिल फ्यूल 100% हमारी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल पे हाँ। ही थी। कोल बेस्ड एंड थर्मल बेस्ड प्रोजेक्ट्स ही हुआ करते थे जिससे पावर आता था। तो हमारा मेन सेक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चैलेंजेस वो एनर्जी है। तो एनर्जी में फिर ये शुरू हुआ कि कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज लाए जाएं जिससे हम अपनी ये फुटप्रिंट्स को चेक कर सकें। तो ये 2008 में इंडिया का एक नेशनल एक्शन प्लान बना जिसमें सोलर एनर्जी को वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट माना गया कि सोलर एनर्जी से वी कौन सा विल साल करें। बताया आपने? 2008 2008। नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। ओके। तो सोलर मिशन उस समय ये हुआ, लॉन्च हुआ, लेकिन उस समय हमने ये सोचा था कि 30 गीगावाट का कैपेसिटी हम सोलर एनर्जी में अचीव कर लें तो बहुत बड़ी बात है। 2008 से किस हाँ, साल तक अचीव करने की सोची ये चीज़? था 10 ईयर्स का था, 18 तक। 2018 तक। ओके। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है इतना इंटरेस्टिंग है और इतना ज़रूरी है हमारी इकोनॉमी के लिए। आप जानते हैं कि हम अपनी पूरी जो पेट्रोलियम रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा इंपोर्ट करते हैं। पूरा। जी। तो हमारी डिपेंडेंसी हमेशा उन पर बनी रही कि हम उनसे डीज़ल, फ्यूल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सब हम इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए था कि इसको कैसे चेक किया बिल्कुल, जाए। ट्रेड डेफिसिट इतना ट्रेड उसकी वजह डेफिसिट से हमारा बढ़ रहा उसके है। कारण इतना था। जी। तो ये सोच फिर आई इनमें जब मोदी जी बने प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने ये सोचा कि ये 30 गीगावाट क्यों, इसको 100 गीगावाट करते हैं। अच्छा। ये दूरगामी सोच ही रही कि आज हम देखिए ऑटोमेटिव सेक्टर में भी हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर मूव कर फोकस रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारी डिपेंडेंसी जैसे जैसे पेट्रोलियम और प्रोडक्ट्स पे कम होती जाएगी, हम सेल्फ सफिशिएंट बनते जाएंगे। बिल्कुल। और जब हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे तो नेचुरली हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो कार्बन को एमिशन को चेक करने के लिए जो लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, बायोमास है, रिन्यूएबल में बायोमास, सोलर, हाइड्रो और विंड। विंड का एक पूरा बेल्ट है, एक हमारी विंड पट्टी है जो जाती है, उसी के किनारे आप विंड को प्रमोट कर सकते हैं। सोलर एक ऐसी चीज़ है जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टेरेन, आप चाहे हिल्स पर हो, चाहे आप मैदान पे हो, कछार पे बैठे हो, चाहे आप टापू के ऊपर बैठे हो, सूरज देवता हर जगह अपनी पूरी कृपा बरसाते हैं। तो आज की डेट में सबसे क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी अगर कोई है तो वो सोलर है। क्लीनेस्ट भी है और चीपेस्ट भी है। दो सवाल आपकी बातों से निकल रहे हैं, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ हाँ, पूछने श्योर से। प्लीज़। पहला, सूरज देवता। अब वो बहुत ही लेमैन सवाल है। जी जिस दिन सूरज नहीं निकलेगा उस दिन लाइट नहीं आएगी? नहीं, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है जी, जी। ये लाइट को कन्वर्ट करती है इन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ नॉट लिंक्ड विद द हीट। हाँ। तो ऐसा कोई दिन मुझे तो नहीं जब याद अंधेरा हो आता कि सुबह, पूरी तरह से काला हो अंधकार। जाए। ये आपने मेरी शंका, मुझे नहीं पता बाकी लोग कितने जी इस बारे में इन्फॉर्म्ड हैं। मुझे तो ये लगता था कि सूरज नहीं चमकेगा तो मतलब लाइट नहीं आएगी। नहीं, 100% भैया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ये होती समझ लें आप लोग जो भी देख रहे हैं, है। है ना, कि सोलर एनर्जी का मतलब सूरज चमके चाहे ना चमके, एनर्जी आपको मिलती रहेगी। मिलती है। दूसरा सवाल मेरा था कॉस्ट से जुड़ा हुआ, जी कि यस इट इज़ एफिशिएंट बट एट द सेम टाइम सेटिंग इट अप इज हाँ, कॉस्टली। दैट इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट। दैट्स अ कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट। तो क्या अभी भी कॉस्टली है या मिटिगेट हुई हैं कॉस्ट पिछले 5 काफ़ी साल? मिटिगेट हुई है पिछले 15 सालों में। मतलब 2008-2009 में जब हम लोगों ने शुरू किया था, उस समय सोलर पैनल्स आते थे वो 100 रुपीज़ पर वॉट, और आज की डेट में हम 15 रुपीज़ पर वॉट पर हैं। ओह माय गॉड, सो 85%। 85% कट डाउन हो गई है कॉस्ट। ओके। क्योंकि उसके रीज़न है कि हम बहुत इवॉल्व किए इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी।
इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एडिशन मैन्युफैक्चरिंग में भी हम इवॉल्व किए। पहले बहुत लिमिटेड सप्लाईज होती थी तो नेचुरली कॉस्ट भी बहुत हाई होती थी। अभी सप्लाई साइड में हमने बहुत काम किया। तो आज की डेट में मुझे जहाँ तक मेरा एनालिसिस है कि सबसे कम कॉस्ट की बिजली बनती है सोलर में। दो इट इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट, तो नेचुरली आप जब मान लीजिए आपका एक घर है जहाँ आपका रिक्वायरमेंट है सपोज़ करो 20 यूनिट पर डे का, तो 20 यूनिट के लिए मुझे कितना लगाना है, 4 या 5 किलोवाट। 4-5 किलोवाट का सिस्टम आप लगाएंगे। आज की डेट में अगर मैं बहुत अच्छा सिस्टम लगाऊं, बहुत बढ़िया लगाऊं, तो 5 छक्के 30, 3 लाख रुपए में आपका सिस्टम लग गया। 3 लाख में आपको 25 साल तक की वो इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलने वाली है। कोई इसकी लाइफ रनिंग कॉस्ट 25 नहीं साल है? है। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, इट्स अरे वेरी नेग्लिजिबल आई मस्ट से। जैसे तीन करीब आप 30 पैसे 35 पैसे 40 पैसे से ऊपर की कॉस्ट नहीं आनी आपकी पर यूनिट। मेंटेनेंस की। यस। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें इन अमाउंट फॉर अ हाँ ईयर हाँ फॉर अ हाउस होल्ड, हाँ। वो कितना आता होगा? आप ये समझ लीजिए करीब जैसे एक 10 किलोवाट का प्लांट, 5 किलोवाट की बात करें तो उसी पे रहते हैं अप्रॉक्सीमेटली 7-8 हज़ार रुपये सालाना। अरे और क्या। अरे वाह, इतना तो गर्मियों में बिल आ जाता हाँ, है। एक महीने का एक बिल आता महीने का, है। एक महीने का बिल। तो जो आप बिल दे रहे हैं उससे आप ईएमआई पटा दीजिए, हाँ तो भी हाँ। पैसा आप बचाएंगे ही। और ये जो इंस्टॉलेशन है, फॉर एग्जांपल मैं फ्लैट में रहता हूँ, हम्म, बॉम्बे में फ्लैट में हाँ रहता हूँ, हाँ। तो वहाँ कितना आसान या मुश्किल है इसको इंस्टॉल करना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिट्स कि आप सोसाइटी में भी लगा सकते हैं एंड कैन यूज़ इट योरसेल्फ आल्सो। तो इंडिविजुअल की जगह ये सोसाइटी लेवल पर होना पड़ेगा? सोसाइटी लेवल पे हो सकता है या इंडिविजुअली भी, जैसे फ्लैट्स में है तो आजकल बहुत सारे ऑप्शंस आ गए सोलर में। सोलर ओके। विंडोज़ आती हैं, सोलर ओह। बिल्डिंग इंटीग्रेटेड सोलर पैनल्स आते हैं कि आप अपने फसाड में उसको इंटीग्रेट कर लें। ओह। आप सोलर रूफटॉप्स बना सकते हैं। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। कभी आप मेरी ऑफिस आइए, मैं आपको सारा दिखा मैं दूंगी कि आपका नंबर कितने ले रहा हूँ सारे। इसके बाद, और हाँ, मैं आपसे टच में रहूँगा। श्योर जी। एक सवाल जो नेचुरल वो आता है कि क्या इंडस्ट्रियल लेवल पर भी इतनी एफिशिएंटली इसको यूज़ किया जा सकता है मोर कि एफिशिएंटली। मोर एफिशिएंट? और क्योंकि हाँ। इंडस्ट्रियल लेवल पे जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा इंटेंस है, यस सो इज द टेक्नोलॉजी इक्विप्ड टू केटर टू दैट यस, रिक्वायरमेंट इट इज़ ऑल्सो? वेरी वेल इक्विप्ड। तो मैं प्लांट चला रहा हूँ, मान हाँ लीजिए स्टील प्लांट चला रहा हूँ छोटा जी। सा, तो मैं उसको सोलर एनर्जी हाँ, चला ऐसे सकता मेरे हूँ? बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो 100% पावर सोलर से ले रहे हैं। ओह वाओ। हम लोगों ने, जैसे यहाँ पर इंडस्ट्री का है, सोलर का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि दिन में ही पावर प्रोड्यूस करती है कि दिन भर में राइट। आपको जितना जनरेट करना है आप जनरेट कर लो। कंजम्पशन टाइम आपका 24 आवर्स का है। हाँ हाँ। तो इसके लिए गवर्नमेंट इज़ सपोर्टिंग दिस इनिशिएटिव, क्योंकि हमारा अभी जो करंट टारगेट है वो 1000 गीगावाट, 500 गीगावाट बाय 2030। करेंटली 30 वी आर गीगावाट से 30 से 500 हमने गीगावाट। विजन बढ़ा दिया 500 कर 500 दिए। गीगावाट और आज की डेट में 100 गीगावाट का इंस्टॉलेशन है। तो आप ओह। सोच लीजिए कि कितना बड़ा मार्केट है और जी। कितना मैसिव इसका इम्प्लीमेंटेशन होना है। तो इंडस्ट्री हो, कमर्शियल हो, एनी टाइम ऑफलाइन आप लगा दीजिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि जहाँ आप कंज्यूम करें वहीं लगाइए। यू कैन गो फॉर ऑफ साइट इंस्टॉलेशन। तो वर्चुअल मीटरिंग का कॉन्सेप्ट है। जैसे आप बता रहे थे कि आप फ्लैट में रहते हैं, तो आप हम्म। कहीं ऐसी जगह पर वो प्लांट लगा लें और सारे लोग मिल के लगा लें, जो फ्लैट के सारे लोग हैं तो को ओनर्स बन के एक जगह पे लगा लिया और अंडर वर्चुअल मीटरिंग आप अपने घर में उसको कंज्यूम कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड फॉर ओपन एक्सेस और तार की कनेक्टिविटी, कुछ नहीं चाहिए। हम टच में रहेंगे क्योंकि बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मुझे कुछ दिखाई दे रही है। 100%। मुझे लग रहा है कि जी मेरे मेरे अंदर दो व्यक्ति रहते हैं, एक तो आर्टिस्ट है और एक बिजनेसमैन है। हाँ। तो अभी बिजनेसमैन बहुत तेज़ी से एक्टिव हो गया है। वो ये कह रहा है कि आपसे मुझे बहुत जल्द टच में रहना होगा, ताकि आपका वेस्टर्न साइड का सारा ऑपरेशन मैं ही हैंडल करूँ ऑफ उसके कोर्स, बाद। वी आर लुकिंग फॉर आल्सो। चलिए, मतलब सही समय में मुलाकात हुई। जी जी, तो नेटवर्क 18 का इसलिए भी शुक्रिया। थैंक यू। सोलर की बात करी, हाँ लेकिन आप महिला होने के नाते आपने इस क्षेत्र में जब कदम रखा, तो एक बहुत मतलब
हम चाहते हैं कि ऐसा माहौल हो जहाँ पर महिला, और ये ना देखा जाए कि उद्यमी महिला है कि उद्यमी पुरुष है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पर महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग सेट ऑफ रूल्स हैं आज भी। आपने जब शुरू किया था तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी, पिछले 20 सालों में बहुत अवेयरनेस आई है। क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, कितने चैलेंजेस फेस किए, और कभी आया ऐसा कि नॉट वर्थ इट, छोड़ दो? बहुत बार अच्छा। चैलेंजेस तो हैं, मतलब हम चाहे इसे माने या ना माने, पितृसत्ता है। हाँ, मतलब जो नहीं मान रहे हाँ, वो शुतुरमुर्ग वाली हाँ, अप्रोच रख रहा है कि भाई है, गड़ा लो गर्दन। वो तो है, हाँ, जो है सच तो है ही है। सच है। हाँ। आपके अपने चैलेंजेस हैं, आपके अपने वो हैं। हर तरह का चैलेंज है, नॉट ओनली द प्रोफेशनल चैलेंजेस और बिजनेस चैलेंजेस, सोशल, फैमिली, सब तरह के चैलेंजेस होते हैं हर चैलेंज में। लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि चैलेंजेस आने से आप और अच्छा काम करते हो, हाँ, वो आपको और निखारता है। बिल्कुल। जॉन सी मैक्सवेल हैं लीडरशिप कोच, वो कहते हैं कि रबर बैंड ऐसे रखा रहे, दिखे अच्छा पर उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, यूटिलिटी यूटिलिटी नहीं तो है, खींचने पर ही खींचने पे और वो हमारी इनर स्ट्रेंथ बताता है। है। तो जितना चैलेंजेस मुझे आए, ठीक है, उस समय की बात थी, तब होते थे, उस तरह के लोग भी होते थे, अभी भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जब आप काम कर रहे हैं तो आपको जेंडर स्पेसिफिक किसी को नहीं देखना चाहिए। यू शुड सी कि वेदर ही और शी इज़ केपेबल, बस उनके स्किल्स हैं कि नहीं, वो काम कर सकते हैं कि नहीं। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन दी जेंडर, बट जेंडराइज तो होता है। होता है। मैं आपको बहुत ईमानदारी से अभी इस मंच पे बता रहा हूँ कि 2019 से पहले मैं बहुत न्यूट्रल आदमी हूँ व्हेन इट कम्स टू मेल एंड फीमेल, बट स्टिल शायद मैं उतना एक्नॉलेज नहीं करता था द रोल ऑफ अ हाउस वाइफ। माई वाइफ इज़ अ सिविल इंजीनियर एंड एन वाओ, MBA, ओके। बट 2015 से उन्होंने सबैटिकल लेके रखा हुआ था। 2019 में कोविड के 20 में, कोविड के बाद 19 में मेरा बेटा हुआ पैदा, 20 में कोविड आ गया, तो 1 साल ऑलमोस्ट मैंने ही उसको पूरा देखभाल ओह, किया। ओके। उस समय से अपनी मम्मी के लिए और अपने बच्चों की मम्मी के लिए मेरा जो सम्मान है मन में, वो कहीं ज़्यादा बढ़ गया। मैं कहा ये काम ऐसा है जो जो आसानी नहीं है, आसान जो नहीं, सबसे चैलेंजिंग सबसे जॉब है। चैलेंजिंग काम है, जिसमें कोई छुट्टी नहीं है, जिसमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, और ये काम करके दिखा दे कोई। वेरी ट्रू। तो वो सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन वो भुगतने के बाद, हाँ, जब आप पे जब पड़ी, आप उसके पास थ्रू हुए, जब आप, राइट। तो हम इवॉल्व हुए हैं, बट अभी भी बहुत एवोल्यूशन बाकी है, तो इवैल्यूएशन वो ज़रूरत चैलेंजेस हैं। तो है। ये सुन के मतलब बुरा भी लगा और अच्छा भी लगा कि चैलेंजेस आपने भी नहीं फेस किए, लेकिन नहीं, निकली। चैलेंजेस होना चाहिए, लाइफ में हाँ, चैलेंजेस चैलेंज आने चाहिए। होने चाहिए। वो हमको और स्ट्रॉन्ग और बेटर बनाते हैं। ट्रू, और ट्रू। समटाइम्स वी डोंट नो आवर ओन पोटेंशियल। एक और बात याद आ गई इसी से कि जी, यू डोंट नो हाउ स्ट्रांग यू आर अंटिल यस, बीइंग स्ट्रांग इज योर ओनली ऑप्शन। वेरी ट्रू। तो क्या बात है, आप मेरे अंदर से बहुत कुछ निकलवा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी वजह से मेरे अंदर से बातें निकल रही हैं। लेकिन एक और चीज़, जी, और ये शिकायत मुझे अपनी वाइफ से भी बहुत ज़्यादा है। हाँ। वो ना डेलीगेट नहीं करती हैं। उनको ये लगता है, आई थिंक सब हम खुद ये करें तो बेटर होगा। हाँ, बीइंग अ मदर यस। स्पेशली बच्चों के लिए, ये भी कर दें, वो भी कर दें, ये भी कर दें। कितना ज़रूरी है कि काम को थोड़ा सा, डेलीगेशन ऑफ वर्क, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू इट गेट इज़ इमोशनली वेरी, डिटैच थोड़ा सा। यस, इट इज़ ये वेरी आप वेरी महिलाओं को इम्पॉर्टेंट। बताइए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। दुनिया आपके बगैर भी चलती है, प्लीज़। चलेगी ही। हाँ, ये इसको कभी प्रोमो भी में ऐसा डालिए, नहीं होता। हम लोग को ये मिथ हो जाता है कि हमारे बगैर काम नहीं चल सकता। स्पेशली बच्चों को यस। लेकर। और जित दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके होने या नहीं होने से दुनिया के काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओनली यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट कि हम जब तक कि अपने लोगों पे भरोसा करना नहीं सीखेंगे, हम कभी कभी, हमेशा डेलीगेशन नहीं होने का कारण यही होता है कि मुझे किस पे भरोसा नहीं। भरोसा नहीं है यार, ये ठीक से करेगा कि नहीं, ये प्रॉब्लम आएगी, गिर जाएगा, लगेगी, या कोई इसको चीट कर लेगा, कोई परेशान कर सकता है, अ, इसको एक्सपीरियंस नहीं है तो इसको लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन वो सब फेस किए बगैर वो कैसे अच्छे बनेंगे? ट्रू, ट्रू। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डेलीगेट द वर्क एज वेल, टू बिलीव ऑन योर सराउंडिंग्स। आप जब तक कि ये भरोसा नहीं रखते अपने लोगों के ऊपर, स्पेशली मैंने देखा कि बच्चों को लेके मदर्स बहुत ज़्यादा पजेसिव होती हैं।
उनको ऐसा लगता है कि हमसे बेहतर तो हमारे बच्चे की कोई देखभाल नहीं कर सकता, और मैं इस बात से अग्री भी करती हूँ कि मदर्स की जैसा तो कोई बच्चे को देख नहीं सकता। लेकिन वो बच्चा आप मदर का भी है, फादर का भी है, आपके दादा दादी का भी है, आपके नाना नाना, चाचा चाची, मामा मामी, सब उस बच्चे की ग्रोथ में इक्वल रोल प्ले करते हैं। जैसे मेरा बेटा है, एक ही बेटा है मेरा भी, तो जब वो हुआ 96 में, 3 साल का ही करियर हुआ था मेरा, चौथे साल में बेटा आया। तो क्योंकि वो हमारा इनिशियल पीरियड था, स्ट्रगलिंग पीरियड था, हम लोग इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड नहीं थे कि हमारे पास टाइम ना हो, तो मैं और मेरे हस्बैंड ने हाफ हाफ टाइम बांटा। फर्स्ट हाफ मैं काम पे जाती थी, सेकेंड हाफ मैं घर पे रहती थी और वो काम पे जाते थे। इस तरह हमने अपने बेटे को बड़ा किया। क्या तो इट्स अमेजिंग है। यू ब्लेस्ड आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड। एंड आई एम ग्लैड कि आपने वो उस चीज़ को उस समय रिकग्नाइज कर लिया कि छोड़ना भी ज़रूरी है। ज़रूरी है। और जैसे आपने कहा था कि मदर से हाँ अच्छा कोई नहीं देखभाल हाँ, कर सकता, पर ये कभी कभी शायद रिस्ट्रिक्शन भी यही बन जाता है रिस्ट्रिक्शन हो जाते उसके हैं। लिए, बच्चे के हाँ, लिए भी कई बार तो वो रिस्ट्रिक्शन बन बच्चा सकता भी उतना ग्रो नहीं करता है, ना, नहीं ग्रो क्योंकि करता फिर वो एक पैम्पर्ड चाइल्ड बन है। जाता राइट है। राइट। एंड आई एम वेरी प्राउडली से कि माय सन इज़ मच मच स्ट्रॉन्गर देन मी, टच। एंड आई एम सो हैप्पी कि ही इवॉल्व्ड सच अ ब्यूटीफुल पर्सनालिटी। इतनी खूबसूरत थी लंबी जर्नी। एक आखिरी सवाल, वर्क लाइफ बैलेंस पे बड़ी बात होती है और बड़ी कंट्रोवर्सी भी है आजकल। जी, योर थॉट्स, योर व्यूज। ऐसा वर्क लाइफ बैलेंस, एवरीथिंग इज़ वर्क। आप घर पे हैं तो भी काम कर रहे हैं, हाँ। आप बाहर हैं तो भी काम कर रहे हैं, तो ऐसा कोई बैलेंसिंग वाली बात है नहीं। घर पे रह के भी मदर जो फीमेल्स हैं वो 20 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, किसी के यहाँ 10 घंटे काम करती ही हैं। हम भी उतना ही काम करते हैं। इट्स ओनली कि हमने एक सिस्टम डेवलप कर लिया लोगों के साथ काम करने का। जब हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे, जब हम सब अपना काम अपने हाथ से करते थे तो ज़्यादा काम करते थे। अब अब थोड़ा समय हम निकाल पाते हैं। तो अभी क्योंकि हमारी टीम भी बहुत अच्छी है, घर की टीम भी बहुत अच्छी है, तो ये सिर्फ अपने दिमाग में होता है कि हम कैसे बैलेंस करेंगे। काम आप करते हैं तो आप काम हो जाता है, वो अपने आप ही होता है और चीज़ें आ जाती है। हाँ, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है कि अ, लोग क्या कहेंगे, इस पर अगर आपका फोकस नहीं है तो अपना आप लाइफ बहुत इजीली अच्छे से गुजार सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें टेक्निकल से लेकर पर्सनल तक हमारे साथ शेयर करने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है बहुत कुछ हम इस बातचीत से निकलेगा और लोग सीखेंगे। हमारी बातचीत में शो से पहले हम लोग बात कर रहे थे सोलर पार्क्स, और मैं बहुत इंटरेस्टेड था उसमें, जी, उसके बारे में। व्हाट आर सोलर पार्क्स, ये क्या कॉन्सेप्ट है? एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है सोलर पार्क का। एक्चुअली क्या होता है, जब हम छोटे छोटे प्लांट्स लगाते हैं, मान लो जैसे कोई छोटी इंडस्ट्री है जिसको 1-2 मेगावाट या 3 मेगावाट के पावर की रिक्वायरमेंट है, और वो अगर अपना प्लांट लगाए अलग से, तो जब वो लगाएगा तो उसको नेचुरली किसी एक ऐसी जगह पे, आइसोलेटेड जगह पे लगाना होगा। प्लांट लगाएंगे, उसको वो इवैक्यूएट करेंगे नियरेस्ट सबस्टेशन पे, तो उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी बहुत हाई आती है और उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी उसको बहुत हाई पड़ती है। तो ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक सोलर पार्क का कॉन्सेप्ट छत्तीसगढ़ में पहली बार हम लोगों ने किया। हाँ। हमने सबसे पहले एक स्मॉल प्रोजेक्ट इन खैरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, सहसपुर है, वहाँ 20 मेगावाट का एक प्लांट लाए जिसमें हमारे 7 जनरेटर्स हैं। तो एवरी जनरेटर ओन्स अ स्पेसिफिक एरिया जहाँ उनका प्लांट लगता है। पावर हम पूरा उनका इवैक्यूएट एक जगह कर देते हैं और वो अपनी अपनी जगह पे उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो जब सोलर पार्क जैसा कॉन्सेप्ट आ जाता है तो दोनों तरफ से विन विन हो जाता है। एक कि उनका इंस्टॉलेशन कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है, हाँ। दूसरा उनका ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत कम हो जाता है। यस एक यस। छोटा प्लांट एक बड़ी टेक्निकल टीम को नहीं रख सकता, लेकिन एक बड़ा प्लांट एक बड़ी टेक्निकल टीम को ज़रूर अफोर्ड कर सकता है। तो हम बेस्ट ऑफ द ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस अलॉन्ग विद द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर हम उनको दे पाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो ये हम मोहल्लों में और सोसाइटीज़ में भी हाँ, कर कर सकते हैं सकते ना? हैं। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि या वर्चुअल मीटिंग के थ्रू आप ये कहीं पे भी छोटा सा एक साथ मिल के लगा लिए और जस्ट ड्रॉ इट, इट्स वर्चुअल। वाह। मतलब देयर इज़ नो ओपन एक्सेस और समथिंग। बड़े प्रोजेक्ट में ओपन एक्सेस लेना होता है।
दैट्स अमेजिंग। बात यस, करने को तो बहुत कुछ है पर समय समय कम की है। अपनी सीमा है। लेकिन आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे साथ थी सी ऋतु जैन जी, मैनेजिंग डायरेक्टर SRV सोलर, जिन्होंने सोलर एनर्जी के बारे में तो बहुत कुछ बताया। पर जो सबसे कमाल की बातचीत जो मुझे चर्चा में लगी वो थी महिलाओं को लेकर, और किस तरह से इन्होंने अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज किया, किस तरह से चैलेंजेस का सामना करते हुए ये इस मकाम तक पहुंची हैं। पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा, और मैं बहुत इंस्पायर हुआ मैम की जर्नी से। आई एम श्योर आप भी इंस्पायर होंगे। थैंक यू सो बहुत मच बहुत विक्रम जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप थे पॉडकास्ट विद विजय विक्रम सिंह में मेरे साथ।